अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक और चैप्टर लेके हाजिर हुआ बच्चों, और आपका 8th चैप्टर जो है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बेसिक्स। और जीरो से लेके हम चलेंगे। आपको अगर आपको हीट थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे भाई हीट होती क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स में आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो मेनली होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही। 3 से 4 एसआई लॉस हमने आज कवर करने हैं बच्चों, तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे सेंड अप्स हो रहे थे, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स नहीं लिए, तो हम आगे वाले लेक्चर्स जो ले रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही, हमें चीजें मिस हो रही हैं। तो बच्चों उसका रीजन एग्जैक्टली यही है, क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं ले रहे तो आगे वाले लेक्चर्स में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सी इक्वेशंस है जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी और आगे यूज हो रही है, वो आपको नहीं समझ आ पाता। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है, अगर आपने पीछे कुछ भी मिस कर लिया है तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बारे में बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और स्टार्ट करेंगे समझ लें जीरो से। तो बच्चों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान और आपको एक और लेक्चर में मेरी तरफ से वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बच्चों हीट क्या होती है और थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। देखें, हीट जो होती है, हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी एक टाइप है एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी एक और टाइप है एनर्जी की, साउंड एनर्जी भी एक टाइप है एनर्जी की। इसी तरह से हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन टू सिस्टम्स। और क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। दो सिस्टम्स के बीच जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा उनके दरमियान में एक एनर्जी फ्लो करती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं ये है हीट। इट इज कॉल्ड हीट एनर्जी या फिर हीट। तो ये हो गई आपके पास हीट कि आपके पास दो सिस्टम्स हैं, उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे आपके पास, अगर आपके पास एक हॉट कप ऑफ कॉफी है और दूसरी तरफ आपके पास है एक आइस ब्लॉक, उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर आप आइस क्यूब को डाल दें इस कप के अंदर, इस चाय के कप या कॉफी के कप के अंदर, तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है क्योंकि डिफरेंट है, दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर डिफरेंट है, बट ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से जो आपके पास कोल्ड बॉडी है उसकी तरफ। हाई एनर्जी या हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो एनर्जी या लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ये एनर्जी फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है। ठीक है बच्चों। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक्स एक नई ब्रांच है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं भाई मुश्किल है थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर मुश्किल है। वैसे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन मुश्किल हरगिज नहीं है। अगर आप बेसिक से लेके चलेंगे तो आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्म हम कहते हैं भाई हीट को, थर्म हम हीट को कहते हैं, और डायनामिक्स हम कहते हैं भाई मोशन को। तो हम एनर्जी की ये जो फॉर्म है हीट, इसके मोशन को स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। वैसे तो कहने की हद तक ये बात करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वैसे इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट, वर्क एंड एनर्जी। बच्चों हीट, थर्म और डायनामिक्स किधर गई? देखो, थर्म तो हो गई हीट, डायनामिक्स हो गई मोशन, लेकिन असल में ये तो कहने की बात है, असल में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं थर्मोडायनामिक्स में? हम डिस्कस कर रहे होते हैं हीट और वर्क, इन दोनों का आपस में म्यूचुअल रिलेशन। हीट कैसे वर्क के अंदर ट्रांसफर होती है, वर्क कैसे हीट के अंदर ट्रांसफर होता है, हम मेनली थर्मोडायनामिक्स के अंदर इन चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और ये एग्जांपल्स इसके क्या है, क्या ये वाकई में होता है या नहीं होता, ये भी हम देखते हैं। बच्चों आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आपको अभी ठंड लग रही है, जैसे मुझे भी लग रही है, अगर आप अपने हाथ या एक्सपेरिमेंट करके देखें, हाथ रगड़ेंगे या अगर दो हाथों को आप रगड़ें तो क्या होता है? उनकी वजह से हीट पैदा होती है। तो आपका जो काम करना है, रगड़ रगड़ पैदा किया आपने,
क्या काम किया, इस काम की वजह से हीट पैदा हुई, थर्मोडायनामिक्स। क्या मतलब कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने हाथों को रब किया तो वर्क किया, लेकिन वो कन्वर्ट किस पे हो गया, हीट पे। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है बच्चों। और इसके अपोजिट एग्जांपल एक और है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, कि जहां पे हीट कन्वर्ट हो रही होती है वर्क के अंदर। वो कैसे होता है बच्चों, हीट एनर्जी जब आप स्टीम इंजन या हीट इंजन के केस में जब आप हीट यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो स्टीम होती है या हीट होती है, वो इंजन को चलाने के लिए या गाड़ियों को चलाने के लिए, या जो जो भी स्टीम इंजन के ऊपर मशीनरी चल रही है उसको चलाने के लिए और काम करने के लिए यूज होती है। तो क्या होता है, जो हीट है वो वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है इन द केस ऑफ हीट इंजन या फिर स्टीम इंजन, ठीक है बच्चों। और स्टीम इंजन आज से सैकड़ों साल पहले, 100 साल 200 साल पहले बहुत वाइडली यूज होने वाली चीज थी। आज शायद उतना ज्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल स्टीम इंजन इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जहां पे आप इसको हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं वर्क में, हीट को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वर्क के अंदर, ठीक है बच्चों। ये है डिफरेंट एग्जांपल्स थर्मोडायनामिक्स की। लेकिन हमारा एसएलओ स्टार्ट हो रहा है यहां से। आपका टॉपिक अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे कि भाई हीट क्या होती है और थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। लेकिन बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एसएलओ से, जो है आपका समेटिव एसएलओ। और एसएलओ क्या कहता है, बस स्टेट दैट रीजंस ऑफ इक्वल टेंपरेचर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टेट दैट रीजंस ऑफ इक्वल टेंपरेचर, दो रीजंस जो इक्वल टेंपरेचर के ऊपर है, हम कहते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्या ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है बच्चों। यही एसएलओ की डिमांड है और ये स्टेटमेंट है। एग्जैक्ट बात ये है कि दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम हो, जिन दोनों का टेम्परेचर सेम हो, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, सेम टेम्परेचर के अंदर ऊपर होती है। बट थर्मल इक्विलिब्रियम की सिर्फ एक यही डेफिनेशन नहीं है कि टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है, बल्कि थर्मल इक्विलिब्रियम की एक और डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ज्यादा वाइडली यूज है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस ये यूज होती है, बट एक्यूरेट डेफिनेशन ये भी है कि अगर दो सिस्टम्स को आप एक दूसरे के साथ थर्मली कांटेक्ट में लाएं, थर्मली कांटेक्ट में लाएं यानी उन दोनों के दरमियान कंडक्टिंग वाल्स हो या फिर कंडक्शन पॉसिबल हो, इंसुलेटिंग मटेरियल ना हो। आपने थर्मोस के अंदर चाय ना डाली हुई हो, बल्कि चाय कहां पे डाली हुई हो, कप के अंदर या फिर स्टील कप के अंदर, जहां से कंडक्शन पॉसिबल है। तो बच्चों क्या होता है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स इन थर्मल कांटेक्ट एक्सचेंज नो हीट, अगर हम उनको कांटेक्ट में लाते हैं और कोई हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो हम कहते हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि थर्मल कांटेक्ट में होने चाहिए तभी, वरना अगर आप दो सिस्टम्स लें, एक ये सिस्टम है दूसरा ये सिस्टम है, एक दोनों के दरमियान दीवार लगा दें, एक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर है, लेकिन देयर इज नो हीट फ्लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट आगे जा ही नहीं सकती, इंसुलेटिंग वॉल्स है। अगर वॉल्स इंसुलेटिंग हो फिर ये बात नहीं होती पॉसिबल। थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों आपस में थर्मली कांटेक्ट में हो, यानी ये जो बीच में वॉल है ये आप रिमूव कर दें, और इसकी जगह पे अगर कोई वॉल है भी तो वो इंसुलेटिंग वॉल है, यानी कि यहाँ से फ्लो पॉसिबल है। जैसे स्टील है, स्टील या फिर आपके पास आयरन है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हम हीट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक कप है, चाहे चाय का है, उसके अंदर आप एक स्पून डालते हैं स्टील की, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस बेशक है। स्पून रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और जो चाय है आपके पास, चाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, गर्म है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे है चाय। तो जब आप स्टील का जो कप है, वो स्पून है, सॉरी स्पून इसके अंदर डालेंगे,
चाय के अंदर तो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, दोनों सेम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगे, और जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए उस वक्त हम कहते हैं कि दीज बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्या मतलब ये है, गौर से सुनो। आपका एक हाथ है ठंडा, एक हाथ है गर्म, एक आप हाथ को आपने गर्म पानी में डाला, एक को ठंडे पानी में डाला, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। जब आप दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक ठंडा फील होगा, एक गर्म फील होगा, बिल्कुल फील होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। दोनों का टेम्परेचर सेम क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हीट वो एनर्जी है जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये जो हीट का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है, इसकी वजह से दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हम कहते हैं ये दोनों हाथ या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों सिस्टम्स ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है एक बात के दोनों सिस्टम सेम टेम्परेचर के ऊपर है, या फिर इसको स्टेट करने के स्टेटमेंट का एक और मेथड ये है कि जब आप दो सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में लाएं तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज। जब हीट एक्सचेंज रुक जाए, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, देन हम कहते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल कि आपके पास गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जैसे ये, और इसके साथ साथ आपके पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इस दूसरे बीकर के अंदर मौजूद है, दूसरे बर्तन के अंदर, दूसरे गिलास के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस मौजूद है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दें, आइस का गिलास उठा के डाल दें दूसरे गिलास के अंदर जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, और दोनों की अमाउंट सेम हो, दोनों की अमाउंट भी सेम हो, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का हो जाता है। यह कंबाइनली जो सिस्टम एक नया बनेगा, अगर आपने डाल दी आइस इस गर्म पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर, तो जो टेम्परेचर बनेगा इस कंबाइंड सिस्टम का वो होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जो भी होगा दोनों का सेम होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, उस वक्त हम कहते हैं ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और इसकी एक एग्जांपल मजीद ये है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये स्पून है, स्टील का स्पून है, ये आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर है। वैसे आजकल रूम का टेम्परेचर तो 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है, क्योंकि सर्दियां हैं और शदीद सर्दियां हैं भाई, बारिश भी हुई है तो सर्दियां अच्छी खासी हो गई है। तो बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर है आपका स्पून, और आपने कॉफी के अंदर डाल दिया जो कि है भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो रही है भाई, सख्त उबलती हुई कॉफी के अंदर आपने ये स्पून डाला, तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर ये जो ठंडा स्पून था ये आपको फील होगा। देखिए इस कॉफी के अंदर जो हीट है, टेम्परेचर इसका हाई है, उसकी वजह से हीट फ्लो करती है इससे स्पून की तरफ। हीट कहां पे फ्लो करती है? कॉफी से स्पून की तरफ हीट फ्लो करती है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब देखो स्पून आपके पास थोड़ी देर के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ऊपर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल स्पून आपके पास आ गई है 60 डिग्री पे, और कॉफी भी आपके पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है, थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। और दो सेम चीजें जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो उनको हम कनेक्ट करते हैं जब, तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, ये था वो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन वैसे तो थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉज हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आपको पढ़ाया जाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एक है। तो ये बताना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंप्लीटली कनेक्ट करता है आपके जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसके साथ। तो बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम वैसे ये एसएलओ की डिमांड या एसएलओ में ये हरगिज नहीं है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम चूंकि आपसे पूछा गया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ ये भी अटैच होता है, आपको ये कॉन्सेप्चुअली ये पता होना चाहिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है।
बच्चों जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर आपके पास बॉडी ए बी हो, देखिए दो बातें हैं वैसे, लेकिन पहले आप ये एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है, भाई कलर कोई और ले लेते हैं जो यहाँ पे यूज नहीं हुआ। बच्चों आपके पास दो बॉडीज हैं ए बी, और यहाँ पे एक और बॉडी है सी। आपको अगर ये कहा जाए कि ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, और आपको ये भी कहा जाए बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा कि ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है, और हम ये भी कहेंगे भाई बी का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर सेम है। तो इससे ये मतलब निकलता है, अगर दो बॉडीज ए और बी सेपरेटली किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहते हैं कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। क्या मतलब है कि ए और बी का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ए का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, इसका मतलब है कि सी का टेम्परेचर भी थर्मल इक्विलिब्रियम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और तीसरी बात कि आपके पास जो सिस्टम बी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो इसका मतलब है बी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि भाई अगर ए सी के साथ भी सेम टेम्परेचर पे है और बी सी के साथ भी उसी टेम्परेचर पे है, सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा, ए और बी दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, और ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। यही है जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट। लेकिन इसमें एक और डिफरेंट एंगल से भी आप इसको समझने की कोशिश करें। बच्चों अगर आपके पास एक सिस्टम ए है, सिस्टम ए मौजूद है जो कि इंडिविजुअली किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सिस्टम ए का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके साथ आप एक और सिस्टम ज्वाइन करते हैं, सिस्टम सी, टच करते हैं, थर्मली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। अच्छा, और ये आपके पास सिस्टम बी जो है ये है टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मौजूद है। अगर आपके पास सिस्टम ए के अंदर क्योंकि थर्मल कांटेक्ट में है, थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा सिस्टम, क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल कांटेक्ट में है, जाहिर सी बात है एनर्जी जो है, हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाने की कोशिश करती है। ए और बी बेशक आपस में कांटेक्ट में ना भी हो, बट स्टिल ए और सी आपस में चूंकि कांटेक्ट में है ये दोनों ए और सी, तो यहां से हीट ट्रांसफर होकर सी की तरफ जाएगी। सी का फॉर एग्जांपल आप कह दें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सी है, तो ए और सी दोनों क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ए और सी दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, यानी हीट यहां से फ्लो करेगी ए से सी की तरफ, तो ए और सी दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए। भाई जब ए और सी दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सी और बी भी तो आपस में थर्मल कांटेक्ट में है, तो सी से भी हीट ट्रांसफर होगी बी की तरफ जाएगी। सी और बी थर्मल कांटेक्ट में है, इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस भी है, जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो यकीनन यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर बी की तरफ जाएगी। तो बच्चों सी से बी की तरफ जब हीट गई तो हम कहते हैं कि भाई ये दोनों भी एक टाइम के बाद थर्मल कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जब ये दोनों भी थर्मल कांटेक्ट में आ जाएंगे एट द सेम टाइम, ए सी भी ने भी थर्मल कांटेक्ट में रहने की वजह से इक्विलिब्रियम में रहना है, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। हम कहेंगे भाई ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ये है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स if two bodies A and B are in thermal equilibrium with third body C, then body A and B are also in thermal equilibrium with each other। ठीक है बच्चों, तो इट इज मस्ट, लाजमी होगा कि अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाए और बी और सी का टेम्परेचर भी सेम हो जाए, तो हाँ ये मस्ट है, हर हाल में ऐसा होगा कि ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एसएल खत्म हो गया पहला, लेकिन लेक्चर हरगिज नहीं खत्म हुआ बच्चों। एसएल नंबर 2 आपका क्या है? रिलेट अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो होती है वो होती है उसकी कंप्लीट एनर्जी,
उसकी सारी एनर्जीज, मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जीज, या फिर जो आपकी सिस्टम के अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है प्लस कोई भी और एनर्जीज है जो उस सिस्टम के अंदर है, उन मॉलिक्यूल्स की है, गैस की चाहे, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, उनकी डिफरेंट कोई एनर्जीज और भी हो सकती है। तो बच्चों ये सारी एनर्जीज मिला के कहलाती है भाई इंटरनल एनर्जीज। यू इनका कहते हैं, इसको कहते हैं यू। यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफरेंट अदर एनर्जीज, कोई और भी एनर्जीज हो सकती है। तो ये हो गया आपके पास इंटरनल एनर्जी, ठीक है। लेकिन एसएलओ ने ये नहीं कहा था, एसएलओ ने कहा था टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है इस पे। एसएलओ ने क्या कहा भाई, राइज इन टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। एक्चुअल में जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बाकी एनर्जीज पे डिपेंड करती है। हमने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी हो जाए या इंटरनल एनर्जी, बाकी एनर्जीज हो जाए, वो टेम्परेचर से पे कैसे असरअंदाज होती हैं, या टेम्परेचर से कैसे ये खुद असरअंदाज, टेम्परेचर बेसिकली इनके ऊपर असरअंदाज होता है, या टेम्परेचर इनको कैसे चेंज करता है, ये टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट डालती हैं। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस अदर एनर्जीज होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला से दी जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये एवरेज का साइन है, ये जो साइन है ब्रैकेट से छोटी सी 1/2 mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल है, 3/2 kT। ये फार्मूला है जिससे आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 kT, यानी टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर असरअंदाज होता है किसके ऊपर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो काज करता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। देखो गौर से देखो, आपको नजर आएगा कि ये क्या है भाई, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये है समथिंग इनटू समथिंग कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, सिंपल बात है के टी। अब ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, क्यों, क्योंकि ये 3/2 के जो है ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, 3/2 कांस्टेंट है, सिंपल बात। और के इज कांस्टेंट, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ होती है, वो भी हम आगे डिफरेंट एक और एसएलओ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 3/2 के ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है। 3/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब देखो टेम्परेचर चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के ऊपर असरअंदाज होता है, तो यस, लेकिन आपको यह भी पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, या फिर एक मिनट, यू का मतलब क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 mv स्क्वायर। देखो गौर से देखो, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल है 3/2 kT के, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम अदर एनर्जीज एज वेल, वो भी है, उनको भी स्किप नहीं करना, प्लस 3/2 kT, प्लस 3/2 kT। तो आपके पास क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। देखो गौर से देखो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अभी इंटरनल एनर्जी को रहने दो, उसको साइड पे रखो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आपने किसी सिस्टम को हीट कर दिया, आग लगा दी उसके नीचे, आपने चाय के नीचे गैस ऑन कर दी, आग जल गई, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उस गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज,
ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर T इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बहुत सिंपल बात। लेकिन इसके साथ साथ खास बात क्या है कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो यकीनन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो यकीनन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की। तो बच्चों जहां पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो कि सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, चाहे गैस है चाहे लिक्विड है, कोई भी सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो कि सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो इंक्रीज करेगी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सिंपल बात है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई क्यों थी, क्योंकि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। और यही कह रहा था आपका एसएन लो। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कमेंट्स में पूछें या फिर कम्युनिटी में मुझसे डिस्कस करें इस चीज को। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यकीनन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस अदर एनर्जी। अब देखो बच्चों, हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज किया उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, लेकिन कैसे? इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने, मैंने कहा चाय को या पानी को आप उबाल रहे हैं, आग के ऊपर रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया इसका, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट इसको मिली। जब हीट किसको मिली, टेम्परेचर किसको मिला, इस सिस्टम को, इस लिक्विड को या इस गैस को, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इनकी इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की इंक्रीज होगी। और रीजन क्या है भाई, आपको बता दिया मैंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी के साथ। हम कह सकते हैं भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, या फिर वैसे होता क्या है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल बात है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। ठीक है बच्चों, एक और एप्लीकेशन है भाई जहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है किसी सिस्टम की, वो हीट करने से ही नहीं, टेम्परेचर कहां पे बढ़ता है, जगह अगर आप रब करें दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हाथों को रब किया, हमने कहा हाथों को आपने रब किया, जब हाथों को रब करेंगे तो आपके पास, यस, हाथों को आपने रब किया, या फिर अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं, घसीटते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वहां पे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो, रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस टेम्परेचर which increases kinetic energy and internal energy gets increased as well। क्या हुआ कि ये बंदा है, इसने फ्रिज या कोई भी कार्टन है, इसको घसीट रहा है, इसको इस आगे की तरफ पुश कर रहा है, रगड़ रहा है जमीन के ऊपर। जो रगड़ की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर पैदा हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या हीट पैदा हुई। जब ये हीट पैदा हुई या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सिंपल बात है कि इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात तो छोड़ी नहीं है मैंने, तकरीबन हर चीज ही क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगर आपको कुछ फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होती है? देखो, टेम्परेचर हमने जब इंक्रीज कर दिया तो यकीनन इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर कम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई। तो ये जो कम हुई या ज्यादा हुई इसको हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू, इट इज इक्वल टू U2 माइनस U1। क्या मतलब है, इनिशियली किसी बॉडी का टेम्परेचर स्पेसिफिक था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, 50 जूल्स थी, 50 जूल्स थी फॉर एग्जांपल, ऐसे कह दें एग्जांपल ले। और अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, 60 हो गई, 100 हो गई, 120 हो गई। इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल आपके पास 120 हो गई जॉल्स, 120 जॉल्स। तो जहां पे आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, ये आपके पास होगा U2।
और यह जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1 विच वाज 50 जूल हमने कंसीडर की थी, तो 50 जूल। तो हम क्या कहते हैं कि U2 माइनस U1 इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बच्चों अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होता है, और अगर डिक्रीज हो तो फिर क्या होता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज, ये जो साइन है ऊपर जाने का, ये इंक्रीज का है, और ये साइन है, अच्छा सॉरी, ये इंक्रीज का साइन है और ये है डिक्रीज का साइन। डाउनवर्ड एरो डिक्रीज, अपवर्ड एरो इंक्रीज, ये यूज होता रहेगा यहाँ पे। बच्चों अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पे चूंकि इंटरनल एनर्जी डेल यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 है, और U2 इज ग्रेटर देन U1, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यकीनन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 50 से 120 जूल गई है। ठीक है, 50 से 120 जूल गई है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। U2 इज ग्रेटर देन U1। हम क्या कहते हैं कि डेल U इज पॉजिटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इनिशियली 50 जूल थी, तो U2 विल बी इक्वल टू 20 जूल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर जो आपने इनिशियली स्टार्ट किया था T इज इक्वल टू कितना था भाई? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा टेम्परेचर जो आपके पास नया आया है, T2 आया है, वो फॉर एग्जाम्पल है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो हम कहेंगे कि डेल यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज नेगेटिव। क्यों क्यों नेगेटिव है? क्योंकि U2 आपके पास है भाई 20 माइनस U1 आपके पास है भाई 50। सिंपल बात है, 20 माइनस 50 माइनस 30 बन जाता है, माइनस 30 जूल। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था भाई 120 माइनस 50 विच इज 70 जूल, पॉजिटिव है। और यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस 30 जूल। ठीक है बच्चों, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो वहां पे क्या हो? बच्चों ये आप मुझे बताओ भाई, कमेंट करके बताओ इस वीडियो की, कि कमेंट सेक्शन में, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपके पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या फिर कुछ भी नहीं होगी। चलो आंसर करो जल्दी, शाबाश, आंसर करो इस वीडियो इसके कमेंट्स में, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके गुड। बच्चों जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इनिशियली 20 था, अभी भी 20 है, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी। जब इंटरनल एनर्जी आपके पास इनिशियली 50 जूल थी, वो टेम्परेचर चूंकि चेंज ही नहीं हुआ तो यकीनन वो अभी भी 50 है, क्योंकि वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो बच्चों जब आपके पास डेल यू, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब हम कहते हैं डेल यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 0, यानी 50 जूल माइनस 50 जूल इज इक्वल टू 0। तो आपके पास डेल यू इज 0, यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये आपका SLO हो गया कवर। अब देखो यहाँ पे आपके पास SLO है, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन है, उसको डिस्कस करना है, लेकिन साथ साथ एक और SLO है, स्टेट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज गिवन बाय K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Na। ये दोनों एक साथ इसलिए हैं, वैसे तो अलग अलग रखे जाते हैं सारे SLO, ये इसलिए है क्योंकि ये जब भी आप पढ़ रहे हैं एक फ्लो के साथ जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो वहां पे ये मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप नहीं होते, एक्चुअल में क्या होता है, जो दूसरा SLO है ये कैसे आता है, पहले फर्स्ट SLO आधा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट SLO यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बीच में ये जो पोर्शन है ये सेकंड SLO का है, इसके बीच में ही सेकंड SLO आ रहा है, तो इसलिए ये मैंने एक साथ रखे। गौर से देखो कि कौन कौन से SLO किनको हम डिस्कस कर रहे हैं।
अप्लाई द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस एक्सप्रेस्ड एज PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स में कहते हैं इनको, एंड PV एंड एज PV इज इक्वल टू nKT। दो डिफरेंट टाइप्स के आइडियल गैस इक्वेशन। देखो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है उसको लिखने के दो मेथड्स हैं। एक मोलर फॉर्म में जहां पे n आप लिखते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एक हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा इस फॉर्म में लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nKT, इस फॉर्म में। कि भाई ये जो n है, ये n क्या है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है, या इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं इसको फॉर एन आइडियल गैस। वो आपके पास दो डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं, दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है आपके पास मोलर फॉर्म, एक है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी एग्जाम में, कि एमसीक्यू स्पेशली अगर पूछा जाता है कि ABCD चार ऑप्शन में आपको कहा जाता है कि व्हाट इज द मोलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको हरगिज ये नहीं क्लिक करना, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई ये मोलर नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये मोलर फॉर्म है। अगर आपको मोलर फॉर्म पूछा जाता है मोलर लिखेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा जाता है तो आप ये वाली फॉर्म लिखेंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरा एसएल लो, वो भी इसी में मेंशन होता है, स्टेट दैट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इज गिवन बाय k इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय n। ये भी इसी के अंदर आता है, कि आपको आइडिया हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, मेनली आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है ये वाली मोलर फॉर्म में। मोलर फॉर्म में क्यों, PV इज इक्वल टू nRT। क्या है भाई ये सब, देखो P है प्रेशर, गैस का प्रेशर क्या है भाई P, V क्या है भाई, इसी गैस का वॉल्यूम, इसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ कंटेनर के अंदर, गैस ने कितना एरिया, कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ, एरिया नहीं वॉल्यूम। N क्या है भाई, N इज नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं गैस के। नंबर ऑफ मोल्स जैसे होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी क्या मतलब कि इतने मोल्स ऑफ, इतनी मोल्स अमाउंट है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कुछ सॉलिड पड़ा हुआ है, आप ऐसे हाथ भर के कहते हो भाई ये आपके पास 10 ग्राम्स है, ये हो गया वेट, मैस, सॉरी ये मैस आप कहते हो 10 ग्राम्स है, या फिर आप कहते हो 1 kg है मेरे पास सॉलिड। लेकिन एटम्स कितने मौजूद है, आप क्या बता सकते हो कि मेरे हाथ में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के जो मेरे हाथ में उठाया हुआ है, स्टील के कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे हाथ में है, नहीं बता सकते। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिला के एक मोल बनता है, अरबों ही नहीं उससे बहुत ज्यादा है। कितने मोल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल मिल के एक मोल बनाते हैं भाई, एक मोल। इतने ज्यादा मिलके इतने सी अमाउंट बनाते हैं, एक मोल बनाते हैं, इतनी जरी सी अमाउंट। तो आप क्या कहते हो, मोलर फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स कितने गैस के, नंबर ऑफ मोल का मतलब है भाई 6.022, आगे भी बढ़ता है 6.022 पे खत्म नहीं हो जाता, इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर मोल, एक मोल के अंदर। ठीक है बच्चों, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है। लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए अमाउंट नंबर यही होगा, वेट उसका मैस ज्यादा हो सकता है क्योंकि गैस हाइड्रोजन है, उसके एक मॉलिक्यूल का मैस डिफरेंट है। अगर गैस इसकी जगह पे कोई और है, आर्गन है, हीलियम है, कोई और गैस है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मैस हो जाता है। बट ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स n। आर क्या है भाई, आर क्या है, इट इज गैस कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कि इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये तब्दील नहीं होती, ये फिक्स होती है। कांस्टेंट है क्योंकि तो फिर फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8.314, 8.314 जूल्स पर मोल, या फिर आप ऐसे लिख लो, जूल्स मोल पर केल्विन।
ये है आपके पास आर की वैल्यू, आर क्या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पे लास्ट चीज आपके पास बची है टी। भाई टी क्या है बच्चों? आई होप आपको ये तो पता होगा कि टी इज टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, ठीक है बच्चों, कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? वो है एक कांस्टेंट के इक्वल, जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एन आर टी के ऊपर। एन आर टी प्रोडक्ट जो होगा इसी के इक्वल होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म जो कि मोलर फॉर्म है उसको हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है क्या असल में? बच्चों ये है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर मोलर फॉर्म में है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स है। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम फर्दर थोड़ा सा डिटेल्स में देखें, नंबर ऑफ मोल्स को हम अगर हम फर्दर थोड़ा सा इजी करें आपके लिए समझने के लिए, तो बच्चों मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू क्या, आपके पास कितने नंबर ऑफ, यस, हाँ जी, आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स मौजूद हैं, वो है एक मोल, वो हो गया एक मोल। लेकिन कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, 23 एटम्स, सॉरी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अगर इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हों तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? एक। क्यों? मैंने कहा कि एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर आपके पास इसके 2 टाइम्स हो, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स हो, 6.022 के बजाय 12.044 हो जाए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बच्चों आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं एनीथिंग एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, या फिर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन ये वो नंबर है जितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद हैं एक मोल के अंदर। तो अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो इसका मतलब आपके पास n इज इक्वल टू 1 है। और अगर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हों भाई? 12.044 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो आप कहेंगे मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो आपके पास रहेगा n इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपके पास एक्चुअल में क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या कहते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट फिगर 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास? 1 होंगे, 2 होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और कितना एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होगा, हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल तो क्या होगा? अगर आपके पास एक ही मॉलिक्यूल हो, n की वैल्यू 1 हो, तो आप कहते हो 1 डिवाइडेड बाई Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए? बहुत कम है, इतने कम है कि 1 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 0.22 इंटू 10⁻23, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट है, इतनी स्मॉल अमाउंट कि ये ऊपर ले जाओ आप इसको तो ये बनता क्या है? ये बनता है भाई 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि ऊपर जाके -23 हो जाएगा। तो इतनी स्मॉलर अमाउंट है, बहुत छोटी अमाउंट है, एक मोल की बहुत छोटी अमाउंट। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं मेनली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब देखो बच्चों, हमने ये वो इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, नोट करनी है, ये आगे भी यूज होगी, ये वाली इक्वेशन। और क्या इक्वेशन है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये वो इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, जो हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों?
अब देखो पीवी क्या कहा हमने, पीवी किसके इक्वल है भाई, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आर क्या था, गैस गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, पीवी क्या है प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, टी इज टेम्परेचर। ये तो हो गया, ये तो आपके पास हो गया। लेकिन हमने एक चीज नहीं डिफाइन की जो है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो हम कहते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, n डिवाइडेड बाई n है, ये चीज हम देख चुके हैं। तो बच्चों अगर हम इस n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई Na, स्मॉलर a है, ठीक है, कि यहाँ पे होगा एवोगाड्रोस नंबर n डिवाइडेड बाई Na इंटू आर टी, इंटू आर टी, ये आ गया आपके पास। आर क्या है भाई, आर क्या है बताओ मुझे कमेंट्स में, आर क्या चीज है बच्चों, आर मैंने कहा था भाई आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हो गई आपके पास आर की वैल्यू। लेकिन गैस कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट तो है, सिंपल बात है कांस्टेंट है। यहाँ पे आपके पास एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो आपने ये कांस्टेंट एक साथ लिख लेने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n जो है ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो चेंज भी हो सकता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मजीद ऐड कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो n इज 10, 20 मॉलिक्यूल्स हो गए तो n इज 20, या फिर 100 मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हो गए, तो n की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब n कांस्टेंट नहीं है, बट ये दोनों चीजें जो कांस्टेंट है इनको हम एक साथ लिखते हैं अगर, तो आपके पास क्या इक्वेशन की क्या फॉर्म बन जाएगी, इक्वेशन विल बिकम PV is equal to n into R divided by Na into T, n into R divided by Na into T, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास R divided by Na, दोनों कॉन्स्टेंट्स के, R भी कॉन्स्टेंट Na भी कॉन्स्टेंट, R भी कॉन्स्टेंट Na भी कॉन्स्टेंट, इस इन दोनों को हम मिला के एक न्यू कॉन्स्टेंट कह देते हैं भाई। भाई इनको कह दो भाई यार ये क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो दोनों को एक साथ लिख के मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, 1/2 है अगर तो इसको कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट रख लो, इसका नाम रख लो कोई स्पेसिफिक जो कि 0.5 के इक्वल हो। न्यू कांस्टेंट का नाम हमने रख लिया के, क्योंकि ये भी दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होकर भी तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो भाई जब कांस्टेंट है तो इसका नाम हमने रख लिया के। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन विल बिकम PV is equal to NKT, PV is equal to NKT आपके पास इक्वेशन है, सॉरी ये कैपिटल N था, ये N कैपिटल था बच्चों, PV is equal to NKT। यहां पे इक्वेशन देख कर बताओ भाई इस इक्वेशन में ये टर्म्स कौन कौन सी है, PV क्या है भाई, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, K क्या है, K इज कांस्टेंट जो अभी हमने डेवलप किया है, अभी हमने बताया कि K क्या है R डिवाइडेड बाई Na, लेकिन एक कांस्टेंट है। N क्या है ये बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट चीज ये N है, N क्या है, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये दोनों रिमूव करो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ आए। बच्चों गौर से देखो, आपके पास एक इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, इसको हम कहते हैं मोलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NKT, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी डिस्कस करनी है, के क्या है भाई, के हमने कहा था ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं R डिवाइडेड बाई N ने, इनको हमने नाम दिया था के, क्या नाम दिया था भाई, K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Na, हमने ये कहा था। तो बच्चों ये जो R डिवाइडेड बाई Na है, जिसके बाद आपके पास इक्वेशन आ गई है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम मोलर फॉर्म, ये मोलर इक्वेशन थी।
तो आपके पास मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या आ गई भाई, NKT। तो आपके पास जो K है विच इज R डिवाइडेड बाय Na, ये क्या है, ये कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर R की वैल्यू थी आपके पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो ये पर मोल है, ये भी पर मोल है, ये तो कट जाएंगे, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जूल पर केल्विन की फॉर्म में। लेकिन क्या आएगी 8.314 डिवाइडेड बाय 6.022, इनको आप अगर डिवाइड भी करें 8 डिवाइडेड बाय 6 भी 1.3 के आसपास आता है कुछ ना कुछ। एग्जैक्ट फिगर क्या आता है, चलो एग्जैक्ट आता है 1.38 0 समथिंग 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 आगे जाएगा 065 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर ये 23 जो है, इधर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -23 1.38 इंटू 10 पावर -23, और इसके साथ इक्वेशन कौन सी, सॉरी यूनिट्स कौन सी आ रही है, जूल पर केल्विन, या फिर जूल पर केल्विन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स। तो ये आपके पास आ गई K की वैल्यू, और K क्या है, K इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जो इक्वल है R डिवाइडेड बाय Na के, और इसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, ये था आपका सन लॉ। लेकिन देखो आपके पास जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, वो यूज कहां कहां पे होती है, या फिर आपके पास जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहां पे यूज होता है, किन चीजों में, किन या फिर किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज होता है। बच्चों ये देखो आपके पास एक इक्वेशन जहां से हमने आज स्टार्ट किया था, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू 3/2 kT। देखो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यकीनन हम इस इक्वेशन से ही कह सकते हैं कि भाई आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, या फिर आप क्या करते हैं भाई, जहां पे आपको K यूज हो रहा है, K कहां से आया भाई, K तो आइडियल गैस के केस में है, आइडियल गैस के केस में हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके, तो फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। उसके अलावा टेम्परेचर यकीनन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम टेम्परेचर से रिलेटेड एप्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये भी स्टडी की जाती है, जो हम फर्दर पढ़ेंगे जब एंट्रोपी का टॉपिक आएगा। लेकिन ये वो एप्लीकेशन है मेनली 3-4 जिनमें ये चीजें यूज हो रही होती हैं, जिनमें आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगी या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज होगा। थर्मल वोल्टेज इन सेमीकंडक्टर्स, और ये वो चीजें हैं जिनमें जो यूज हो रही होती है। बट ये एंट्रोपी वाले टॉपिक, जब सेमीकंडक्टर्स वाले टॉपिक जब आएंगे तब हम ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस डिटेल्स होंगी वो भी आपने सॉल्व करनी है, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछिएगा और कम्युनिटी के अंदर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वीकेंड आ रहा है बच्चों, तो वीकेंड एंजॉय भी करें बट पढ़ाई भी करें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।